सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। यानी कि हम तारों की बात करेंगे और हमारे सौर मंडल की बात करेंगे पूरे के पूरे कि सौर मंडल में क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमने चैप्टर है ये थ्योरेटिकल चैप्टर, बट हमें पता होना चाहिए कि क्या तारे होते हैं, कैसे जो तारों का बेसिक रोल है या सौर मंडल में क्या क्या चीज है उनके बारे में हमें जानना है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। पहेली एंड बूझो विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। क्या होता है, पहेली और बूझो जो थे ये दोनों के दोनों, ठीक है, अपने दादाजी के घर जाते हैं। अपनी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है इनकी, तो ये दादाजी के घर चले जाते हैं। अब हुआ क्या, दादाजी का घर है गाँव में, तो ये गाँव में अपने दादाजी के घर चले गए। अब खाना वाना खाते हैं, डिनर विनर करते हैं और उसके बाद ये चले जाते हैं छत में। ठीक है, छत में चले जाते हैं। अब बहुत साफ सुथरा आसमान था, एकदम क्लियर आसमान था। ठीक है, क्लाउडी लेस नाइट थी, यानी कि बिल्कुल बादल नहीं थे। ये वहां पहुंच जाते हैं। ठीक, तो छत में देखते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार इन द स्काई। तो ये टिमटिमाता एक बहुत बड़ा तारा देखते हैं आसमान में। इन्होंने ये कभी पहले देखा ही नहीं था। दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी। इन्होंने कभी भी अपने शहर में इतना प्यारा सीन नहीं देखा था, इतना अच्छा दृश्य नहीं देखा था जो ये दादाजी के घर की छत से देखते हैं। ठीक है, जैसे ये फिगर आपको दिख ही रहा होगा, ये फिगर तो नाइट स्काई है, रात में छत में चल गए और छत से देखते हैं ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुनहरा दृश्य अपनी छत से। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट अ प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट्स एंड द एटमॉस्फेयर इज क्लियर। अब सवाल यह है कि सर ऐसा क्या देख लिया इन्होंने कि जो इन्हें इतना ज्यादा अच्छा लगा या ऐसा लगा। तो आप देखते होंगे हमारे शहरों में ना घर बहुत पास पास है और हर जगह लाइट होती है। तो जब लाइट होती है तो हमें इतना ज्यादा चंदियाया हुआ या उजाला दिखाई नहीं देता। लेकिन हुआ क्या, जब ये दादाजी के घर की छत में चढ़े तो इन्होंने देखा कि आसपास के घरों में ऐसी लाइट है नहीं और घर बड़े दूर दूर हैं। और जब घर दूर दूर है, एकदम अंधेरा है, आसमान चमक रहा है, तो इन्हें इतना अच्छा लगा कि आसमान चमक रहा है लेकिन नीचे जमीन में कोई रोशनी इतनी नहीं दिख रही है। तो यही कहा, नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी फैसिनेटिंग। जो रात में अगर हम स्काई को देखते हैं यानी कि आसमान को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है, यानी कि बहुत ज्यादा लुभावना लगता है। ठीक है, तो हमें लुभावना लगता है जब आप छत में रहते हैं। वेयर नो ब्राइट लाइट, जहां पर कोई ब्राइट लाइट नहीं होती आसपास, यानी कि आसपास तो कोई उजाला है नहीं, लेकिन एटमॉस्फेयर हमारा एकदम साफ है और अगर आसमान हमारा साफ है तो तारे बढ़िया टिमटिमाएंगे। ठीक है, सो लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क। तो आप जाइएगा रात में आज और अपनी आसमान को देखिएगा। तो आप जब देखेंगे तो आपको दिखेगा स्काई डॉटेड विद काउंटलेस स्टार। हमारे आसमान में यानी कि हमारे स्काई में बहुत सारे अनगिनत यहाँ पर तारे आपको दिखेंगे, स्टार्स आपको दिखेंगे। सम ब्राइट एंड सम आर नॉट सो ब्राइट। कुछ बहुत ज्यादा ब्राइट है, बहुत ज्यादा चमकदार है, और कुछ थोड़े धुंधले से हैं, बहुत ज्यादा चमकदार नहीं है। ठीक है, ऑब्जर्व देम केयरफुली। उन्हें थोड़ा गौर से ऑब्जर्व करना। ठीक है, नाउ पहेली वंडर्ड व्हाई द स्काई was so different from the night sky in the big cities। अब पहेली यहाँ पे ना थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई है। कंफ्यूज क्यों हो गई है, क्योंकि जो शहर की रात में आसमान आप देखते हो, यानी कि शहर से जब आप आसमान देखते हो वो बिल्कुल अलग था, जबकि जब आप गांव से अपने आसमान को देखोगे तो वो बिल्कुल अलग होगा। मतलब अलग इन द सेंस वहां पे थोड़ा ज्यादा आपको सफाई दिखेगी, वहां पॉल्यूशन भी कम है ना। तो आपको वहां पे डस्ट पार्टिकल कम दिखेंगे, स्मोक कम दिखेगा, धुआं कम दिखेगा। इस चक्कर में जो सिटीज होती है वहां पे नाइट स्काई आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगी। रात्रि में जो आसमान होता है वो एकदम आपको साफ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब आप गांव जाएंगे तो गांव में पोल्यूशन नहीं होगा, डस्ट पार्टिकल नहीं होंगे, इन शॉर्ट और शॉर्ट एक प्योर एयर वहां पे होगी, शुद्ध हवा होगी। तो उस शुद्ध हवा से जब आप आसमान को देखेंगे या उस शुद्ध हवा में जब आप आसमान को देखेंगे तो वो एक क्लियर विजन आपको देगा, एक क्लियर व्यू आपको देगा, जिससे कि भैया हमें हमारा आसमान एकदम मस्त चकाचौंध टिमटिमाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं। तो उसके ग्रैंडफादर बताते हैं पहेली को, हर ग्रैंडफादर एक्सप्लेन दैट ड्यू टू ब्राइट लाइट, यहाँ पर ब्राइट लाइट नहीं है, स्मोक नहीं है, डस्ट नहीं है, द स्काई इन बिग सिटीज रियली क्लियर। वो ये कह रहे हैं कि जैसे आप देखोगे कि आपके जो शहर है वहां पे बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है, स्मोक है, धुआं बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है,
डस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए जो बड़ी बड़ी शहर में, सिटी में हमारी आसमान होते हैं वो क्लियरली नहीं दिखते, क्लियरली विजिबल नहीं होते। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसे नोट कर ले, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है कि वाई द स्काई ऑफ बिग सिटीज इज नॉट क्लियर बट द स्काई ऑफ द विलेज इज क्लियर। यानी कि ऐसा क्यों होता है कि शहर में जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो वो हमें क्लियर यानी कि सफाई से दिखता है, एकदम साफ दिखता है, सॉरी शहर में हमें धुंधला दिखता है, बट अगर हम नाइट में यानी कि हम बात करें अंधेरे में, गांव की बात करें तो वहां पे हमें क्लियर विजन दिखता है। तो उसका रीजन यही है कि शहर में स्मोक डस्ट यानी कि धुआं होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन जो हमारे गांव होते हैं वहां पे डस्ट पार्टिकल और स्मोक नहीं होता। चलिए जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं he also identified some objects seen in the night sky and told stories। तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट देखे नाइट स्काई में और टोल्ड करते स्टोरी। डू ऑल ऑफ देम अपीयर टू ट्विंकल, क्या सारे के सारे टिमटिमाते हैं, क्या सारे तारे आसमान में टिमटिमाते हैं? सो आप देखेंगे, डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल, क्या आप आसमान में एक कुछ ऐसे स्टार्स भी देखेंगे या ऐसे ये कह सकते हैं ऐसी ऑब्जेक्ट देखेंगे जो टिमटिमाते नहीं है, जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, टिमटिमा नहीं रहे। कुछ तो टिमटिमाते हैं, कुछ नहीं टिमटिमाते। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट विल डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट। तो यहाँ पर एक नोट डालेंगे, जो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं उनको प्लैनेट्स कहा जाता है, यानी कि ऐसे वस्तु जो नहीं टिमटिमाते उनको ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो नोट करेंगे। तो द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, मून जो है सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में। द स्टार, द प्लैनेट, द मून एंड द मेनी अदर ऑब्जेक्ट आर नोन एज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। और जो हमारा चांद है, हमारे तारे हैं, हमारे ग्रह हैं, ग्रह मतलब प्लैनेट्स, ठीक है, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हमारे स्काई में है, आसमान में, उनको हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो आपको ये पूरा नोट करना है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है जो रात में टिमटिमाते हैं या आसमान में होते हैं, या बेसिकली कोई भी चीज जो हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में है ना, उसको हम कह सकते हैं। तो जो भी हमारे आसमान में, नाइट स्काई में स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून है, कुछ भी है, इनको हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे।
तो जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते उन्हें प्लैनेट कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो जो वस्तु टिमटिमाती नहीं है टिमटिमाती उनको हम ग्रह कहते हैं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। चल तो आगे देखते हैं। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? जब हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, हमारे सौर मंडल में जैसे तारे, चंद्रमा, ग्रह है, इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, तो उसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। तो नोट करेंगे इसे। In ancient India, our ancestor performed methodological observation of the sky. तो पहले के जमाने में, यानी कि हमारे पूर्वज जो थे पुराने जमाने में, वो एक मेथोडोलॉजिकल यानी कि वो एक मेथड यूज करते थे, ठीक है। और उस मेथड से क्या करते थे, वो एस्ट्रोनॉमी निकालते। तो उनकी एस्ट्रोनॉमी ना बहुत ज्यादा मतलब तेज होती थी। उनकी जो एस्ट्रोनॉमी होती थी वो इतनी डिपेंडेंट करती थी मून्स पे और प्लेनेट पे, यानी कि वो ग्रह नक्षत्र पे बहुत ज्यादा ही वो इतना डिपेंड इनकी एस्ट्रोनॉमी इतनी स्ट्रांग थी कि वो कैलेंडर और पंचांग इनके बेसिस पे बना देते थे, ठीक है। सो दे with the help of moon and planets in the sky help them to devise calendars and almanacs, ठीक है ना। एलमैनकस, ठीक है ना, याद रखना इसे, एलमैनकस। तो एलमैनकस मतलब होता है पंचांग। पंचांग बोलते हैं ना, जिसे पंचांग बनाना होता है, उसको बोलते हैं। तो कैलेंडर, पंचांग, कितनी तिथि पे क्या तिथि है, सबके सब वो वहां से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से नोट करेंगे कि पुराने जमाने के लोग की एस्ट्रोनॉमी इतनी तगड़ी थी, इतनी अच्छी थी कि वो बेसिकली तारों की पोजीशन से, स्टार्स की पोजीशन से, कह सकते हैं आप मून की पोजीशन से, पोजीशन यानी कि उनकी स्थिति से, ये बेसिकली क्या बना देते थे, कैलेंडर पूरा का पूरा जनरेट कर देते थे।
नाउ आगे क्या कह रहा है देखो, these were often used by people in their day to day conduct a better understanding of climate and rainfall. और इवन दो ये मून और स्टार्स की जो पोजीशंस थी, इससे लोगों को क्लाइमेट, मौसम और बारिश के बारे में भी पता लगने लगा, ठीक है। पैटर्न ऑफ टाइमली शोइंग एंड चॉइस ऑफ क्रॉप्स, इवन तो ये भी पता लग गया कि कब कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन सी क्रॉप्स लगानी चाहिए। फिक्सिंग द डेट्स, डेट्स के बारे में पता लग गया, सीजन के बारे में पता लग गया, फेस्टिवल्स सेटअप कर दिए इसी के बेसिस में। जैसे बैसाखी गर्मियों में हुआ, क्रॉप्स कटती है उसी दौरान, तो बेसिकली गर्मियां आते हुए स्प्रिंग सीजन में इन्होंने क्यों इसको किया, यानी कि क्यों हम बैसाखी को गर्मी के टाइम मनाते हैं, तो ये पहले के लोगों ने पूरा डिसाइड किया कौन सी क्रॉप कब लगेगी, उसकी हार्वेस्टिंग कब होगी, और उसके बेसिस में फेस्टिवल सेलिब्रेट कर दिया, ठीक है। चलिए तो जल्दी से नोट करेंगे कि लोगों को क्लाइमेट के बारे में पता लग जाता था, लोगों को रेनफॉल के बारे में पता लग जाता था, लोगों को ये पता लग चुका था, यानी कि इनकी पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड मून से ये पता लग जाता था कि क्रॉप कौन सी लगाई जाए, ठीक है। डेट्स पता लग जाती थी, सीजन कब आने वाला है, कौन सा सीजन आने वाला है, कौन सा जाने वाला है, कौन सा फेस्टिवल आने वाला है, कौन सा फेस्टिवल कब होगा, ये सब पोजीशन ऑफ मून, स्टार, सन, यानी कि इन सबसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से पता लग गया, एंड दैट इज समथिंग नोन एज एस्ट्रोनॉमी। इसी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। चलिए लिखेंगे इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। तो अब यहाँ पर कुछ बात करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की और उनके बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले आता है मून, चांद की हम बात करते हैं। ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूअसली फॉर सेवरल नाइट्स, प्रिफरली फ्रॉम वन फुल मून टू नेक्स्ट। क्या करना है आपको, आपको एक फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक क्या करना है, कंटिन्यूअसली अपनी छत में जाना है और चांद को ऑब्जर्व करना है। ऐसे नहीं कि 2-4 घंटे के लिए बैठ गए, 5-10 मिनट के लिए जाना और चांद को रोज ऑब्जर्व करना है, एवरी डे, ठीक है। आज कुछ किया, कल कुछ किया, परसों किया, ऑब्जर्व करना। और जैसे मून आपको दिखाई देगा उसकी ना एक फोटो बना लेना, या फिर ऐसी नॉर्मल एक डायग्राम सा बना लेना, एक पेपर के ऊपर नॉर्मली बना लेना, ठीक है। मेक अ स्केच ऑफ द मून एवरी नाइट इन योर नोट एंड बुक एंड नोट द डे फ्रॉम द डे ऑफ द फुल मून। और आप क्या करना, फुल मून से उसका डे नोट करना लग जाना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। आप पहले दिन में कैसा चांद देख रहे हो, दूसरे दिन कैसा देख रहे हो, तीसरे दिन कैसा देख रहे हो, उसका स्ट्रक्चर बनाते चलना, ठीक है। ऐसी बना देना बस पेंसिल से रफली। ऑल्सो नोट एवरी डे द पार्ट ऑफ द स्काई, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। और धीरे धीरे आप ये भी देखना कि कहाँ पे है वो, पूर्व में है या पश्चिम में, धीरे धीरे ये भी देखते चलना, ठीक है। इन विच द मून इज सीन, कि आपको चांद कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल सी एक्टिविटी है। इज देयर ए चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे। तो सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या आप ये देखोगे कि जो चांद का शेप है, आकार है चांद का, क्या वो हर दिन धीरे 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 परिवर्तित होता जा रहा था, क्या वो चेंज होता जा रहा था। आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर टू बी परफेक्टली राउंड। ऐसे भी दिन थे कि जो चांद था वो पूरा गोल था, एकदम परफेक्ट राउंड दिखा। आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन। ऐसा भी एक दिन आएगा या ऐसा भी कोई दिन होगा जिसमें चांद बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा, है ना। इवन इफ द स्काई इज क्लियर, हालांकि पूरा हमारा आसमान एकदम साफ है, पर कुछ दिन ऐसे आएंगे जब चांद हमें पूरा गोल दिखाई देगा, और कुछ दिन ऐसे आएंगे जब चांद आधा या मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, एकदम गायब होगा। तो बिल्कुल आपका जवाब होगा हाँ सर, ऐसे दिन आते हैं, है ना, आप सभी ने देख भी रखा है। सो द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज फुल मून डे। वो दिन जिस दिन आपको पूरा का पूरा चांद दिखाई देगा, पूरा गोल चंदा मामा दिखाई देगा, उसको हम कहेंगे फुल मून डे, ठीक है, पूरा मून।
चंद्रमा जिस दिन पूरी आई हुई होगी, जिस दिन आपको चांद पूरा दिखाई देगा, उसको कहते हैं हम फुल मून डे। ठीक है, नोट करें इस बात को, छोटी सी ये बात है बट आपसे पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फुल मून डे। जिस दिन भैया पूरा चांद दिखाई देगा उसको कहेंगे फुल मून डे, जैसे हम उसको पूर्णिमा का दिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए लिखे ऐसे फटाफट। तो आप देखेंगे कि देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। तो आप देखेंगे धीरे 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 जब आप इस चांद को नोट करते जाएंगे तो जो ब्राइट पार्ट है यानी कि बहुत चमकदार हिस्सा है वो धीरे धीरे पतला होता जाएगा, कम होता जाएगा और कम होता जाएगा, है ना। एंड ऑन द 15th डे, 15 दिन के बाद, 15वें दिन के बाद द मून इज नॉट विजिबल, भैया चांद हो जाएगा गायब, आपको आसमान दिखेगा खाली, उस दिन चंद्रमा नहीं है, चांद खाली। सो दैट इज नोन एज न्यू मून डे। फुल मून का मतलब जब चांद पूरा दिखाई दे, न्यू मून का मतलब जिस दिन चांद दिखाई ही ना दे। ठीक, तो चलिए जल्दी से नोट करेंगे, कितने दिनों बाद, 15 दिनों बाद चांद पूरा दिखाई देगा और 15 दिनों के बाद चांद पूरा गायब हो जाएगा। 15 डे के बाद आपको ये देखने को मिलेगा। जिस दिन चांद पूरा दिखाई देगा उसको बोलेंगे हम फुल मून डे। जिस दिन चांद दिखाई ही नहीं देगा, इसको अमावस्या बोलता है बेसिकली, उसको कहेंगे हम न्यू मून डे। ठीक है, चलिए जल्दी नोट करेंगे। तो 15 दिन के बाद आपको चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। आगे क्या बोला, द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर इन द स्काई, उसके अगले दिन आपको छोटा सा हिस्सा दिखेगा चांद का, इसको हम क्रीसेंट मून कहते हैं। क्रीसेंट यानी कि ऐसे शेप में ना, ठीक है। देन अगेन जो देखो शिव जी के जो सर पे दिखाई देता है ना, वो क्रीसेंट होता है, उसको क्रीसेंट बोलते हैं। ठीक है, जो शिव भगवान के हमारे सर पे दिखाया जाता है दैट इज क्रीसेंट मून, उसे क्रीसेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर, फिर धीरे धीरे चांद पूरा बनने लग जाता है और फिर 15 दिन के बाद आपको क्या दिखेगा, एक फिर से फुल व्यू दिखेगा, पूरा गोला दिखेगा मून का। तो यहाँ पर वेरियस शेप्स होते हैं हमारे मून के। ठीक है, वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ, यानी कि हमें क्या दिखता है, चांद के अलग अलग तरीके के रूप दिखाई देते हैं पूरे महीने में, एंड जिसको हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फेजेस ऑफ मून, यानी कि चंद्रमा के क्या क्या रूप है, तो रूप जो होता है वो बेसिकली अलग अलग तरीके के होते हैं, और ये जो फेज होते हैं ये सोशल लाइफ में यानी कि हम लोगों के जीवन में बहुत रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जितने भी फेस्टिवल इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं वो फेज ऑफ मून के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं। चाहे वो दिवाली हो, दिवाली कब बनाई जाती है, न्यू मून डे, आपने सुना भी होगा दिवाली जो है अमावस के दिन बनाई जाती है, तो बिल्कुल दिवाली जो न्यू मून डे के बनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा आपकी न्यू मून डे अमावस्या में बनाई जाती है। गुरु नानक बर्थडे आपका इसी दिन आता है, तो ये सारे के सारे फुल मून डे के दिन, ठीक है, बनाए जाते हैं। अच्छा, तो इसे नोट कर ले, जैसे दिवाली है आपका, ये सेलिब्रेट होता है न्यू मून डे में, जबकि बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक बर्थडे और ये सारे के सारे फुल मून डे, जिस दिन चांद पूरा दिखाई देगा उस दिन बनाया जाता है। पूर्णिमा वाला दिन चांद पूरा दिखाई देता है जिसको हम फुल मून कहते हैं, और न्यू मून मतलब जिस दिन अमावस होती है उस दिन हमें नहीं दिखाई देता। तो आपको आधा से ज्यादा चीजें पता लगी। हमारे इंडिया में जो त्योहार है वो बेसिकली चांद के फेज पे ही बनाया जाता है, चांद का कैसा फेज होगा ना। यहाँ पे लिखा देखो, महाशिवरात्रि जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 13th नाइट ऑफ द वेनिंग मून। ठीक है, अब वेनिंग का मतलब होता है बनना। ठीक है, दो तरीके के कहते हैं, वेनिंग और वैक्सिंग, दो तरीके के निकलेंगे। ठीक है, ईद उल फितर जो होता है ये बताया जाएगा साइटिंग ऑफ द क्रीसेंट मून, यानी कि क्रीसेंट जब मून होता है तब हम ईद उल फितर बनाते हैं। तो चांद के ऊपर बहुत सारी त्योहार हम बनाते हैं। ठीक है, याद रखना, द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून
टू नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज। तो ये चीज आपको नोट करनी है कि एक फुल मून से अगले फुल मून तक जाने पर आपको 29 दिन लगेंगे, ठीक है। इन मैनी कैलेंडर दिस पीरियड इज कॉल्ड मंथ, और बहुत सारे कैलेंडर्स में इसको ही एक महीना कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थी मून के शेप की बात, ठीक है। आपसे अब क्वेश्चन ये है मेरा कि व्हाई डज मून साइज चेंजेस एवरी डे, हर दिन जो है चंद्रमा का जो आकार है वो क्यों परिवर्तित होता रहता है। चलिए, तो आगे और चर्चा करेंगे इसके ऊपर आने वाली क्लास, यानी कि कल की क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।